क्लास 9 हम लोग पिछले दिन रक्त के जमने के बारे में रक्त के वर्गों के बारे में पढ़े थे, रक्त समूहों के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग रक्त के जमने के बारे में पढ़ेंगे। तो रक्त का जो जमना होता है, आप लोगों को क्लास 9th में हो तो आप लोग थोड़ा बेसिक ही जानोगे। ऐसे रक्त के जमने में कितने फैक्टर्स लगते हैं? रक्त के जमने में कुल 12 फैक्टर्स लगते हैं। 12 फैक्टर मिल के रक्त को जमने में मदद करते हैं। बट आप लोग को इन 12 फैक्टर्स के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि 12 फैक्टर तक पढ़ते पढ़ते आप लोग को शायद बहुत ज्यादा मेहनत लग जाए। इसीलिए आप लोग को सिर्फ गिने चुने फैक्टर्स के बारे में पढ़ने पड़ते हैं, जो कि आपकी बुक में दिए भी हुए हैं। तो हम लोग प्रोसेस बाय प्रोसेस याद करेंगे या स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे? सबसे पहला हम लोग का प्रोसेस क्या है? हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे रक्त के अंदर एक ऐसा चीज पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट या फिर ब्लड प्लेटलेट्स। तो थ्रोम्बोसाइट से क्या होता है? इन थ्रोम्बोसाइट से एक तरह का प्रोटीन बनता है जिनको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेस। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोकाइनेस। ये थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है? ये हेल्प करता है एक्टिवेशन में। किसके? हमारे रक्त के अंदर एक और तरह का प्रोटीन भी पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, मतलब ये काम करने लायक नहीं होता है, ये इनएक्टिव होता है या फिर अक्रिय होता है। इस अक्रिय थ्रोम्बोप्लास्टिन को सक्रिय रूप में बदलने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? उसको एक्टिव करना पड़ेगा। और एक्टिव करने के लिए थ्रोम्बोसाइट्स जो थ्रोम्बोकाइनेस है ये यहाँ आते हैं और इस थ्रोम्बोप्लास्टिन को सक्रिय थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल देते हैं। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन को सक्रिय करने में कौन मदद करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन को सक्रिय करने में थ्रोम्बोकाइनेस मदद करता है, जो कि कहां से आता है? थ्रोम्बोकाइनेस, थ्रोम्बोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स। ये हुआ हमारा पहला स्टेप। फिर से बता रहे, पहला स्टेप क्या है? थ्रोम्बोसाइट जो कि प्लेटलेट्स को बोलते हैं, उनसे थ्रोम्बोकाइनेस बनता है। ये थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम क्या करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम को सक्रिय थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदलता है, क्योंकि ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है? अक्रिय होता है। तो ये हमारा पहला फैक्टर हुआ। अगर दूसरा फैक्टर जो सक्रिय थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये आता है और ये आके आपको प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। क्या हुआ? इसके बाद दूसरा स्टेप आया। दूसरा स्टेप में क्या हुआ? हमारे पास एक नया एंजाइम आया रक्त के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या किया? थ्रोम्बिन में बदल दिया। अब ये थ्रोम्बिन आगे जाके थर्ड स्टेप में आएगा, जिसमें क्या है? थर्ड स्टेप में हमारे पास आता है फाइब्रिनोजेंस। ये फाइब्रिनोजेन को क्या करता है? ये फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन बना देता है। क्या बना देता है? फाइब्रिन। आपको एक एक स्टेप याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप हम फिर से बता रहे हैं, थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन को सक्रिय थ्रोम्बोप्लास्टिन बदल देता है। फिर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बदल देता है। फिर ये थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रिनोजेन को आके फाइब्रिन मोनोमर में बदल देता है। एक सिंपल स्टेप में हम लोग बता रहे हैं, ऐसे 12 स्टेप होते हैं, बट आप लोग उतना याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग कुछ मेन स्टेप्स को याद रखिए। ये थ्रोम्बिन क्या किया? फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन मोनोमर में बदल दिया। अब ये फाइब्रिन मोनोमर क्या होते हैं? पतले पतले रेशे होते हैं जो कि ऐसे पाए जाते हैं, बट ये एक साथ जुड़े हुए नहीं रहते हैं। इनको एक साथ जुड़ने के लिए इनको फिर क्लम्पिंग करना पड़ता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के साथ, जो कि मरे हुए रहते हैं। डेड आरबीसी और डेड डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो आते हैं फाइब्रिन मोनोमर के बीच बीच में और आके लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या बन जाता है? फाइब्रिन पॉलीमर। क्या होता है? फाइब्रिन पॉलीमर। तो इस तरह से फाइब्रिन पॉलीमर का निर्माण होता है और इसी फाइब्रिन पॉलीमर को आप लोग बोलते हो थक्का या फिर ब्लड क्लॉट। तो जो ब्लड क्लॉट या फिर थक्का जिसको बोलते हैं वो क्या है? एक्चुअली फाइब्रिन पॉलीमर है, जो किससे बना है? फाइब्रिन मोनोमर और डेड आरबीसी या डेड डब्ल्यूबीसी के साथ। ठीक है, तो डेड आरबीसी डेड डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं? ये सब यहाँ आके मृत जो होते हैं, जो वेस्ट हो गए कहीं पे कटने के कारण, वो यहाँ आके चिपक जाते हैं और इस तरह से रक्त हमारा कहीं पे भी जमता है। तो ये कैसा होता है? ये डार्क रेड कलर का होता है, इसलिए कहीं पे भी कट जाता है तो वो लाल हो जाता है वहां पे सूखने के बाद, और वहां पे धीरे धीरे वो काला हो जाता है धीरे धीरे सूखने के बाद। और
ये पूरा सिस्टम है, इसको आप लोग अच्छा से याद रखिएगा, शॉर्ट में है बट याद रखना आप लोग के लिए जरूरी है। 1 2 3, ठीक है। अब यहीं पे क्या होता है, अगर कोई भी फैक्टर की कमी होने की वजह से, हम आपको बताए थे 12 फैक्टर लगते हैं, ऐसे तो आप लोग 3-4 फैक्टर ही का नाम यहाँ पे सुने हैं, बट 12 फैक्टर लगते हैं इस पूरे रक्त को जमने में। और 12 फैक्टर में से समझिए अगर कोई भी एक फैक्टर आपके शरीर के अंदर कम रहा तो उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है या फिर आपका ब्लड नहीं जम सकता है। ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स की कमी की वजह से अलग अलग तरह के रोग होते हैं, उसमें से एक रोग है हीमोफीलिया। क्या है? हीमोफीलिया। क्वेश्चन पूछा जाता है हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें रक्त जम नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई एक फैक्टर या दूसरे फैक्टर की कमी की वजह से रक्त जमने में दिक्कतें आती है या फिर रक्त जमता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हीमोफीलिया रोग के बारे में आप लोग क्लास 10 में अच्छा से पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, कैसे संक्रमित होता है और कैसे ये फैलता है। बट अभी आप लोग बस याद रखें हीमोफीलिया क्या एक ऐसा रोग है जो रक्त ना जमने के कारण होता है। तो रक्त जमने का महत्व क्या क्या है? रक्त जमने का सबसे पहला महत्व है कि ब्लड को लॉस ना करना। अगर शरीर में आपका कहीं पे भी रक्त जमेगा नहीं तो शरीर से रक्त हमेशा निकलते रहेगा, जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो सकता है। दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य है कि अगर आपका ब्लड कहीं पे कट गया, ब्लड वेसल कहीं पे कट गया, तो बाहर के जो पैथोजेंस होते हैं, बाहर के जो कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो आपके शरीर पे हमेशा घूम रहे होते हैं, वो आपको जाके अटैक करेंगे और वहां से आपके शरीर के अंदर ढुक के आपको संक्रमित कर सकता है, जिससे आपको रोग हो सकता है। तो इसका 2 मेन फंक्शन है कि रक्त को रोकना, वहां से रक्त को लॉस नहीं करने देना, रक्त वहां से स्रावित होते नहीं रहना, रक्त रुक जाएगा तो रक्त जम जाएगा तो वहां पे रक्त बहते नहीं रहेगा हमेशा। और दूसरा हमारा रक्त को अंदर कोई भी जीवाणु ना आए, जीवाणु नहीं आए, इसके लिए हम लोग ये सब काम करते हैं, ठीक है। चलिए, इससे क्या होता है, हमारा शरीर बचा हुआ भी रहता है। अब हम लोग फिर से एक रिकैप्सुलेशन करते हैं रक्तवाहिनियों, रक्त नलिकाओं, उन सब के बारे में जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बट इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा अभी फिर से जानेंगे, क्योंकि अभी हम लोग हार्ट के परिवहन के बारे में भी इसी में पढ़ेंगे। तो चलिए नलियों के बारे में जान लेते हैं दूसरे वीडियो में।